गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग भारत का इतिहास एक नए रूप में शुरू करेंगे। और यह कौन सा नए रूप में होगा जिसको हम खुद लिखेंगे। यानी मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है गंगेश गुंजन। क्लियर है। और मैंने ज्योग्राफी से एमए किया है। साथ ही हमने कई बार बीपीएससी में लगातार 4 बार पीटी निकाला। और यूपीएससी यूपीपीएससी में भी मैंने पीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और मेन दिया हूँ। आरएस का भी एग्ज़ाम मैंने पीटी देकर और मेन का रिजल्ट के वेट कर रहा हूँ। तथा साथ ही बहुत तरह के एग्ज़ाम जैसे कि बिहार का दरोगा का एग्ज़ाम 2 बार पीटी एंड मेन क्लियर किया हूँ। और एसएससी लेवल के भी बहुत तरह के एग्ज़ाम ने क्लियर किए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? भारत का इतिहास। क्लियर है। तो इसमें क्या देखेंगे, भारत का इतिहास मतलब क्या है कि जो बीत गया समय। सामान्य इतिहास मतलब क्या है कि जो बीता हुआ कल वही पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल हम लोग टाइम याद कर लिए और वह इतिहास हो गया। गलत बात। इतिहास का मतलब यह होता है कि उस समय के बारे में हमको समग्र जानकारी, संपूर्ण जानकारी चाहिए। यानी कि उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय की कला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसा था, राजनीतिक स्थिति, उस समय मुद्रा में क्या प्रचलन था, व्यापार कैसा होता था। यानी कि समग्र जानकारी ही तो समग्र रूप से अगर प्राप्त कर लेंगे तो वही ऐतिहासिक अध्ययन कहलाएगा। अगर वह कोई जान लेगा तो वो व्यक्ति क्या हो, ज्ञानी हो जाएगा। और हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग कोई भी एग्जाम में जो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हों या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसको हम लोग क्लियर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्लियर है। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। अब देखिएगा कि ये भारत का इतिहास हमने लिखा और मैं भी यह लगा दिया। मतलब क्या, जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग तो जो आज का भारत है, जो 1947 के बाद का भारत है, वही मुख्य रूप से होता है जिसमें इतना यही ना भारत है आज का, और बीच में ये बांग्लादेश है। लेकिन जब इतिहास पढ़ेंगे हम आपको तो उसमें आपको ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब के बारे में आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि भारत के बारे में। क्योंकि भारत का इतिहास ही शुरू होता है कहाँ से, तो सप्त सिंधु क्षेत्र से, हड़प्पा घाटी या वैदिक एज या चंद्रगुप्त मौर्य की जब उपस्थिति शुरू होगी तो सब कहाँ से, सप्त सिंधु क्षेत्र से ही तो आरंभ होगा। अतः हमें यह मैप याद करना चाहिए। और इसी तरह पश्चिम बांग्लादेश, तो आज नए बांग्लादेश हो गया है, उससे पहले जब पाल वंश के समय में या कोई भी काल होगा, जब बंगाल का पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक मॉडर्न इंडिया में, तो उसमें भी बांग्लादेश के बारे में पढ़ना होगा ही। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इतिहास को कैसे पढ़ें। इसको जानने या पढ़ने के लिए इसको विभिन्न कालखंडों में बांटा जाता है। यह सबसे पूरी दुनिया में यही एक कहा जाए यह मान्य तरीका है कि इसको समय के हिसाब से बांट दीजिए। लेकिन बहुत तरह के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने बहुत तरह से इसको बांट दिया। सबसे पहले इतिहास कौन लिखा? हम लोग भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं वह जो अंग्रेज यानी भारत गुलाम रहा, तो जिन्होंने इस पर शासन किया उन्होंने लिख दिया, तो अपने मन से लिखेंगे। उन्होंने सबसे पहले क्या बांटा, इसको धर्म के आधार पर बांट देते हैं। यानी प्राचीन काल मतलब हिंदू एज, मध्यकाल यानी मुस्लिम एज, और आधुनिक मतलब कि बाद में जब अंग्रेज आ गए यानी क्रिश्चियन आ गए तो आधुनिक एज। लेकिन इसका मतलब यह थोड़े है कि जो शासक है अभी वही पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा तो बात है नहीं, क्योंकि जनता और शासक में अंतर हो सकता है। अतः इस को भी नहीं माना गया। उसके बाद में फिर एक धारणा आ गई, चलिए इसको समय के हिसाब से भी मान लिया जाए। यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यही बांटा जाता है। इसमें भी बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तब आपको बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट, कनिंघम, रॉनेल, इस तरह के बहुत तरह के नाम आएंगे जिनके बारे में हम लोग आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग इसको विभिन्न कालखंडों में बांट दें तो सामान्यतः 3 तरह से बांटा जाता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आपका, यहाँ देखिए, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है अधैतिहासिक काल, और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या, कि वह काल जिसे मानो ऐसा था, देख लीजिए, यानी मानो कैसा था, जंगली जानवर के समान था।
यानी जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध न हो। इस काल का इतिहास केवल और केवल पुरातात्विक साधनों से ही ज्ञात किया जा सकता है। उस तरह के जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं में जो पेंटिंग है, बुर्जहोम, बिहार के चिरांद से जो पहले के जो हड्डी मिले हुए हैं, ये सब किस काल के थे? ये सब के सब प्रागैतिहासिक काल के ही मानव के हैं। यानी कि इस समय का मानव क्या था? ह्यूमन कैसा था? तो सिर्फ और सिर्फ यह उस समय आज जो खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करता था और शिकार करेगा और खाएगा। लेकिन उसके बाद यह प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला मतलब क्या है? मानव, यही मानव, ये आदिवासी मानव नहीं, यह जानवर मानव था, जानवर जैसा जानिए। देखिए इसमें यह काल है पूरा पाषाण काल का, लगभग 8000 ईसा पूर्व तक का काल है। यानी जब मानव शुरू हुआ, कुछ लोग 25 लाख साल पुराना कह सकते हैं, 50 लाख कह सकते हो, वहाँ से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के जो मानव है वह पूरा पाषाण काल के अंदर ही आता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा होगा मध्य पाषाण काल, यानी अब मानव क्या करेगा? ये देखिए घर बना चुका है, यानी कि कृषि करना यह थोड़ा थोड़ा आरंभ कर चुका होगा, पालतू पशु आरंभ कर लिया, यानी कि वह मानव अब परिवार के शेप ले रहा था मानव को। तो पूरा पाषाण काल कहाँ से मिलेगा? 8000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल कहाँ मिलेंगे भारत में? तो नर्मदा नदी घाटी में मिलेगा, सोहन नदी के क्षेत्र में, ये सब पूरा पाषाण काल के क्षेत्र हैं। और मध्य पाषाण काल, तो यह मध्य पाषाण हो गया। अब नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल यानी देखिए यहाँ पर अब कुछ लोग घर बना चुका है, यानी बुर्ज, होम, गर्तावास, इस तरह के जैसे कि कश्मीर में मिलते हैं। और इसका काल क्या है? 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। यानी इस समय का मानो क्या होगा? अब यह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होगा। जब विकास हुआ तो मानव का कल्चर चेंज होगा, पहली शहरी क्रांति आरंभ हो जाएगी और मानव अब समूह में रहना शुरू करेगा। लेकिन ये सब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, अभी तो हम लोग यह देख रहे हैं कि इतिहास पढ़ने को कैसे पढ़ा जाए। दूसरा है आदि इतिहास, यानी जिस काल का लेखन कला के प्रमाण तो मिलते हों लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर, यानी उस समय क्या है? हमें उस समय का ये सिंबल है, उस समय के लोग लिखे पढ़े रहे होंगे, लिखते रहे होंगे, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि यह क्या है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है, यानी कि आदि इतिहास है। कुछ है भी, जैसे कि ऋग्वेद काल, ऋग्वेद, इसको भी आदि इतिहास में ही रखा जाता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल के लिखित सामग्री उपलब्ध हो और उसको भली भांति पढ़ा और समझा जाता है, वह क्या है? वह ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कुछ प्रमुख स्रोत भी होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या शुरू करेंगे हम लोग? पहले अगर कोई मानव पहले का जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसके अवशेष ही देखेंगे, तो ऐसा अवशेष जो मिले हमें तो वह खुदाई की तरह मिलेगा। कहीं वो पत्थर पर कहीं पर कोई पेंटिंग किए रहे होंगे या उनके द्वारा बनाए गए कुछ औजार पत्थर मिलेंगे, तो वो कहाँ आएगा? वो सब तो वो सब आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि उन्होंने कुछ लिख कर छोड़ दिया और आज के मानव ने उसको पढ़ लिया, तो वह साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। जैसे वेद, उस तरह की कलाकृति में नहीं आएगा साहित्यिक स्रोत में, मुख्य रूप से वेद या उस समय की कुछ साहित्यिक रचनाएं आदि। और विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने भी यहाँ के बारे में कुछ लिखा, उसके भी अवशेष मिलते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के बारे में लिखा है, हेरोडोटस, प्लिनी, बहुत तरह के यात्री, अल्बेरूनी, अलीदिर्सी, बहुत सारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन सब के साथ ही जो भारत में आए यात्री लोग, तो वे लोग भी अपने विवरण, यात्रा वृत्तांत लिखे, जिससे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिफेरल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें एक अज्ञात उसका लेखक है और वह क्या लिखता है कि भारत से जो चीज़ें यहाँ से निर्यात होती है उसके उसमें एक सूची है। क्लियर है? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत इतिहास जानने के सबसे सर्वाधिक एवं प्रमाणिक स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई समय के साथ है यह नष्ट हो सकता है, लेकिन इसमें सुधार तो नहीं किया जा सकता, जो था वही रहेगा
वही दर्शाएगा कि उस समय की स्थिति कैसी है। उससे हम लोग को क्या समझेंगे कि पुरातात्विक सोच से क्या क्या देख मिलेगा हमको उसके अंदर। अभिलेख जैसे अशोक के रॉक एडिक्ट, मुद्राएं यानी पंचमार्क कॉइन या बहुत तरह के जो सिक्का मिलेगा, स्मारक एवं भवन यानी ये मोहनजोदड़ो का जो खंडहर है, या अशोक का ये पिलर हो गया। मूर्तिकला, गंधार शैली पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मथुरा शैली पढ़ेंगे, अमरावती शैली पढ़ेंगे। फिर चित्रकला, इसके कहाँ मिलेगा तो अजंता एलोरा की गुफाओं में। और बहुत तरह के अवशेष के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यह अभिलेख है। तो ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक का यह स्तंभ लेख है। जब सम्राट अशोक ने बहुत जगह अशोक ने अपना स्तंभ लगवाया था तो उस सब पर राज्यादेश इन्होंने इंगित करवाया था। आगे देखिए, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं जो उत्खनन होते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, एपिग्राफी। अभिलेख मतलब क्या, कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जो कठोर होना चाहिए, उस पर कुछ इंकित कर दिया गया, वही अभिलेख है यह। और पत्थर पर लिखेंगे तो रॉक एडिक्ट हो जाएगा, स्तंभ पर तो स्तंभ पर लिख देंगे, ताम्रपत्र पर भी लिख दे सकते हैं किसी दीवार पर, मुद्रा पर, और प्रतिमा यानी मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण या खुदवाया जा सकता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको एपिग्राफी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख किसका है, तो ये अशोक का है, जो प्राकृत भाषा में है। क्यों, क्योंकि इससे पहले अभिलेख क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि वह हड़प्पा घाटी से संबंधित है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा उस दिन वह प्राचीन हो जाएगा। और यह उदाहरण इसको देख लीजिए, पूर्व हैदराबाद यानी आज का जो तेलंगाना है में स्थित मस्की, याद कीजिए, एवं गुर्जरा, ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम यानी अशोक ने अपना नाम किस अभिलेख में खुदवाया था, तो याद कीजिए, मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। और उसमें उसने क्या कहा अपने आप को उसने बताया था प्रियदर्शी राजा, यानी वह भगवान देवताओं का प्रियदर्शी है, उनका प्रिय पात्र है। अशोक का अधिकांश अभिलेख है वो क्या है तो ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि, जो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। कैसे, बाएं से दाएं की तरफ इस तरह से लिखी जाएगी। वहीं पश्चिमोत्तर प्रांत यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड में एक अभिलेख है जिसका नाम है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो दाएं से यानी कि ऐसे लिखा जाएगा, दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई है। और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में यूनानी एवं अरमेइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। याद कीजिए, यूनानी एवं अरमेइक क्यों, क्योंकि उस समय सिकंदर के बाद ही अशोक का नाम आता है। जब सिकंदर ने वहाँ पर शासन किया होगा तो वहाँ पर उन्होंने अपना भाषा यानी कि उनकी जो आबादी होगी वह बस गई होगी, तभी तो अशोक को वहाँ पर जो राजाज्ञा देना पड़ा वह यूनानी और अरमेइक लिपि में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है तो जेम्स प्रिंसेप को। कब, तो 1837 में। और खोजा कौन था तो टिम पेंथेलर ने खोजा था। क्लियर है, ये तो अभिलेख के बारे में। यह तो स्तूप है, कौन, साजी का स्तूप है, जिसको कौन बनाया था तो अशोक ने बनवाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन है, जो मुहूरों पर क्या है तो भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित है। क्या नाम है, भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित है। क्लियर है। अभिलेखों को 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। तो अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में। देखिए, पहला यानी इस श्रेणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों को रखा जाता है, यानी सरकार का ये ऑर्डर है, जैसे अशोक के शिलालेख। वहीं द्वितीय श्रेणी में कौन आएंगे, वे अनुष्ठानिक अभिलेख, जैसे जिन्हें बौद्ध, जैन, धर्म, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मतानुयायियों के द्वारा स्तंभों, प्रस्तर फलकों यानी पत्थर पर, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण आदि आते हैं, यानी कि ये लोग अब धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और तृतीय श्रेणी के अभिलेख, मतलब इसमें क्या होगा कि राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान है,
राजा साहब इतने बड़े वीर थे कि उनको देखकर ही दुश्मन थरथराने लगता था, कोई लड़ने का हिम्मत ही नहीं करता था। सैकड़ों राजा उनको देखकर ही अपना सर झुका लेते थे वाली बात थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें उनके दोषों का उल्लेख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजा के ही तो प्रशस्ति, उनका गुणगान हो रहा है, तो दोष थोड़ी लिखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें उदाहरण किसका आएगा? तो समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिन्हों को कौन लिखागा तो उन्हें जो देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ अभिलेख हैं और शासक एवं अभिलेख की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। जैसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये कहाँ? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। यहाँ देखिए उड़ीसा यानी कलिंग है। और राजा कौन? तो खारवेल राजा थे, जो यह एक तिथि रहित है। और कहा जाता है कि भारत में पहला संस्कृत में अगर उत्खनित कोई अभिलेख है तो यही है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। दूसरा जूनागढ़ है या गिरनार अभिलेख है। तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कहाँ है? तो यह जूनागढ़ रियासत यानी गुजरात से संबंधित है। और यह किससे संबंधित है? तो यह शक राजा था, क्या नाम था इसका? रुद्रदामन। रुद्रदामन। इसमें इन्होंने क्या लिखा कि सुदर्शन झील के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है कि वही सुदर्शन झील जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, बाद में इसका निर्माण कार्य, इसकी मरम्मत का कार्य अशोक के समय में भी हुआ। और इसका मरम्मत कौन? तो यह रुद्रदामन के समय में भी किया गया था, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख, तो नासिक कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या मिलेगा? इसमें सातवाहनों यानी गौतमी बलश्री, यह सातवाहन उस संबंधित थी और इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जिसमें गौतमी बलश्री तथा सातवाहनों की जानकारी एवं उपलब्धियां इससे प्राप्त होती है। किससे? तो नासिक अभिलेख से। दूसरा प्रयाग स्तंभ, यह समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी देता है। और इसे लिखने वाले कौन थे? कमेंट कीजिएगा, शायद नाम रवि सेन ही था। आगे बढ़ते हैं। एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख यह दक्षिण भारत से संबंधित है। चालुक्य राज्य यानी चालुक्य राजा कौन? पुलकेशिन द्वितीय से। इसमें क्या लिखा था? कहते इसके लिखने वाले रवि कीर्ति, इन्होंने क्या लिखा कि वह उतना महान हो गया है इसकी रचना करके जितना कि कालिदास थे। और इसमें लिखा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया और हर्षवर्धन में अब हर्ष न रहा। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को इसने हरा दिया था। मंदसौर अभिलेख, यह मालवा नरेश यानी मध्य प्रदेश से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और इसमें क्या है? इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। किसमें? तो मंदसौर अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर यह भी मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर यह प्रतिहार नरेश राजा भोज से संबंधित है। तो किसे? तो राजा भोज कौन? तो प्रतिहार नरेश थे। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है। भीतरी एवं जूनागढ़, यहाँ देखिए यह स्कंद गुप्त एवं इसमें क्या है कि यह इसमें हुनों पर विजय का विवरण है। किसमें? तो भीतरी एवं जूनागढ़। तो भीतरी कहाँ मिलेगा आपको? तो भीतरी मध्य प्रदेश में, जूनागढ़ है गुजरात में। इसमें हुनों का अटैक हुआ, इसके बारे में जानकारी है। उसमें लिखा गया है कि स्कंद गुप्त जीत गए थे। देवपारा अभिलेख पश्चिम बंगाल, और यह क्या है? तो यह बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। कौन? तो देवपारा अभिलेख है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख है। क्या नाम है? बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या अभिलेख, तो यह शुंगो यानी पुष्पमित्र शुंग वाला शुंग है। तो शुंगों की उपलब्धियों से संबंधित है। कौन? तो अयोध्या अभिलेख। भरूत अभिलेख है। इसमें शुंग नरेन शब्द खुदा हुआ है। किस पर? भरूत में। इसे अंदाजा लगाया गया है कि यह इसका संबंध शुंगों से है। आगे बढ़ते हैं। एरण्य अभिलेख है। यह इसमें क्या मिलेगा? याद के क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें पहली बार भारत में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो यह एरण्य अभिलेख। इसमें है कि भानुगुप्त सती हो जाती है और सती प्रथा का इसमें पहला लिखित साक्ष्य है। और यह भानुगुप्त के भानुगुप्त नहीं, यह गुप्त वंश से संबंधित है। और इसमें इनके भानुगुप्त का एक सिपाही है जो मर जाता है, सेनापति, और उसकी पत्नी आत्महत्या नहीं मतलब सती हो जाती है। और आगे देखिए। हेलियोडोरस का बेसनगर, ये बेसनगर कहाँ है? तो विदिशा का अभिलेख है। यह गैर राजकीय अभिलेखों में से एक है क्योंकि इसमें यवन राजदूत, क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस ने अपने आप को भगवत धर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके सम्मान में गरुड़ स्तंभ बनवाया था।
और नोट यहाँ देख लीजिए, कुछ शब्द आता है जैसे कि भारत बहुत चर्चा में आजकल, तो भारतवर्ष सबसे पहले कहाँ लिखा मिलेगा, तो यह शब्द सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख पर मिला है। कहाँ, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल राजा, क्या नाम था राजा खारवेल, यही ना हाथी गुम्फा अभिलेख देख लीजिए ऊपर। तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, उसमें भारतवर्ष शब्द खुदा हुआ है। दुर्भिक्ष यानी अकाल, तो यह शब्द सर्वप्रथम सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। कहाँ, तो सोहगौरा अभिलेख है दुर्भिक्ष। वहीं एरन, यह मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हून राज तोरमान का इस पर लेख अंकित है। यानी क्या समझेंगे हम लोग कि एरन का अभिलेख किससे संबंधित है, तो हून तोरमान से भी, क्योंकि इन्होंने इस पर नियंत्रण था, तभी तो वराह भगवान पर इसने अपना नाम लिख दिया हून राज तोरमान। यानी हून राज तोरमान का उस पर नियंत्रण था, शासन था। और इससे पहले हम लोग एरन अभिलेख क्या देखे थे कि इसमें था कि भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, यानी पहले गुप्त पे रहा होगा, यानी गुप्त यहाँ पर हार गए होंगे और यह कब्जा कर लिया होगा, तभी तो इसने क्या किया, हून राज तोरमान ने इस पर अपना नाम लिख दिया, यानी हून यहाँ पर जीत गया होगा। दूसरा आता है भूमि अनुदान पत्र। पहले के राजा, यह शुरुआत कब होती है, तो सातवाहन काल में तो चरम सीमा पर, लेकिन उससे पहले भी मौर्य काल में भी दान दक्षिणा का कार्य होता था। तो भूमि अनुदान पत्र यानी ये प्रायः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए दान, जैसे गांवों, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण है। इनकी भाषा कैसी होगी, तो प्रायः प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में है। याद कर लीजिए, ऐसा ना आ जाए कि कहीं पूछ से कोई कि हिंदी में, तो गलत हो जाएगा। यही देख लीजिए, इसी तरह के ताम्रपत्र होते हैं, यानी इस पर लिख कर दे दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को अमोघ जमीन दी जाती थी। और प्रायः कैसी जमीन दी जाती थी, कहा तो जाता था कि अच्छा दिया जाएगा, लेकिन दान में प्रायः ऊसर, बंजर, अनुपयुक्त, अनुपजाऊ, सिंचाई का अभाव वाले ही जमीन ही प्रायः दान दक्षिणा में दे दी जाते थे। या दान दक्षिणा किसको, तो मंदिरों को, किसी विद्वान व्यक्ति को, ब्राह्मण को, धार्मिक कार्य करने वाले लोगों को आदि को दिया जाता था। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, या जब हम मिलेंगे, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो गया, तो इसको अगली बार पढ़ेंगे। तो अगली बार क्या देखेंगे, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत और अभिलेख। यानी यात्रा वृत्तांत तो यह तो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में क्या देखेंगे, अभिलेख के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।